बात यह है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये जो कि अदर इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं उससे ज़्यादा ही इसको आपको ना इसमें आपको पे मिलेगी। तो मैट्रिक में एक सीजी मेरी जो परसेंटेज थी वो इतनी कुछ अच्छी नहीं थी और बरक्स मेरी जो इंटर की परसेंटेज थी वो 91 थी। अगर उस बेसिस पे होती तो मे बी वो उससे अच्छी मुझे फील्ड मिल जाती। जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ओवरऑल आपके पास थ्योरी ही है, तो यहाँ पे आपके पास जॉब के चांसेस बनते हैं। और डेफिनेटली ये हर साल तो जो है वो मतलब आपको जॉब ऑफर तो नहीं कर रही होती, इनकी ओपनिंग होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। बाकी जहाँ तक आपके पास मिड स्ट्रीम है, मिड स्ट्रीम में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज की बात करी मैंने, जिनमें आपके पास पीएसओ, शेल आता है और टोटल आता है आपके पास। ये कंपनीज अगेन इनमें भी आपके चांसेस होते हैं। आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को कैसा सोचा था, जहन में इमेजिन कैसे किया था और उसको आपने पाया कैसे? सो 20 to 30% आपकी केमिस्ट्री है बाकी, और इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड्स में मैथमेटिक्स इज़ अ बैकबोन। सो मैथमेटिक्स तो लाजमी आप जो है वो उसमें कवर करने ही है, और फिजिक्स भी है अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर आप 2 years लगा लेते हैं तो समझें कि आपके पास 6-7 लाख तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। आज आप लोगों की फरमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियर मौजूद हैं और आप लोगों की बहुत पुरज़ोर फरमाइश थी और काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमें मिले। तकरीबन 2 साल से मेहनत हो रही थी कोई पेट्रोलियम इंजीनियर आ जाए, लेकिन आज फाइनली इम्तियाज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं अपने उसी तरह से कि कैसे इनका एनईडी में आना हुआ और क्यों इन्होंने, एक तो एक इनका ताल्लुक़ कहाँ से, और दूसरा ये कि ये एनईडी में किस तरह से आए, और फिर उसके बाद आगे की जर्नी भी इंशाल्लाह उससे सवाल करता है। थैंक यू ब्रदर, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे अगेन जो है वो एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। सो मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से। और अब एनईडी में मेरा कैसे आना हुआ और मैंने क्यों पेट्रोलियम फील्ड ही चूज़ करी। सो एनईडी में अगेन मेरे पास मैंने टेस्ट दिया हुआ था, नस्ट का भी टेस्ट दिया था, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो सीट सिक्योर तो नहीं कर सका। लेकिन एनईडी में अगेन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्कोर से, मतलब मेरे पास 70 मेरा स्कोर था। तो एनईडी में उस साल में ये हुआ था कि मैट्रिक की बेसिस पे एनईडी ने एडमिशन देना शुरू की थी। तो मैट्रिक में एक सीजी मेरी जो परसेंटेज थी वो इतनी कुछ अच्छी नहीं थी, और बरक्स मेरी जो इंटर की परसेंटेज थी वो 91 थी। अगर उस बेसिस पे होती तो मे बी वो उससे अच्छी मुझे फील्ड मिल जाती। लेकिन अब पेट्रोलियम की ही फील्ड मैंने क्यों चूज़ करी। सो अगेन मेरा जो बैक में इंटरेस्ट था वो केमिस्ट्री एंड जो है वो मैथमेटिक्स हो या फिज़िक्स हो, इन चीज़ों से मेरा जो है वो एक इंटरेस्ट था। सो अगेन जो आपकी पेट्रोलियम फील्ड है, चूँकि पेट्रोलियम फील्ड जब जाके डिवाइड होती है रिफाइनरीज में, तो वहाँ पे क्योंकि एक चेन बन रहा होता है अगेन आपके पास एक हाइड्रोकार्बन्स का, और हाइड्रोकार्बन्स अगेन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही उसको डील कर रहे होते हैं। सो वहाँ से एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स को सेकेंड ईयर में आके आप अपने आप को इतना तो मतलब जज कर ही लेते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट किस साइड पे अलाइन हो रहा है और मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। सो मेरे पास सिविल का भी ऑप्शन था, ऑटोमोटिव का भी था एनईडी के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि यार अब अगेन क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो मैंने जो है ना एक पेट्रोलियम फील्ड ही चूज़ करनी है। और बाकी अगर जहाँ तक मैं पेट्रोलियम फील्ड की बात करूँ तो पेट्रोलियम में मतलब अगेन डिफरेंट कंपनीज आती हैं, जिनमें अप स्ट्रीम आती है, डाउन स्ट्रीम आती है, मिड स्ट्रीम आती है। अप स्ट्रीम में ये होता है कि आपके पास कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि एक्सप्लोर करती हैं देन प्रोड्यूस कराएंगी उसको, और जबकि आपके पास मिड स्ट्रीम में कंपनीज वो होती हैं जो कि आपके पास क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करती हैं। और उसके बाद आपके पास डाउन स्ट्रीम में ये आती हैं कि जो आपको मतलब रिफाइन करके देंगी वही क्रूड ऑयल जो कि एक पेट्रोलियम इंजीनियर ने क्या किया, उसको प्रोड्यूस कराया टू द सरफेस, यानी फ्रॉम द सब सरफेस टू द सरफेस एक पेट्रोलियम इंजीनियर ने अपनी वो तमाम एक्सपर्टीज एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करके उसको सरफेस तक प्रोड्यूस करा के आ गए। अब उसने क्या करना है, वही आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन जो रिफाइनरीज कंपनी है जो कि मैंने अभी मेंशन किया कि डाउन स्ट्रीम, तो उन तक वो डिलीवर कराएंगी और वो रिफाइनरीज में फिर फर्दर आपके पास प्योर होके आपके पास आएगा, यानी जिसमें आपके पास गैसोलीन, डीजल एंड जेट फ्यूल और अदर जितने भी फ्यूल्स हैं वो रिफाइनर होते हैं। सो एक बेसिक अभी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का ये एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था। अच्छा, जज़ाकल्लाह, आपने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ना पेट्रोलियम का भी आपने तारुफ करा दिया, अपना भी करा दिया।
अब सवाल ये है कि ना आपने जैसे बात की कि ना आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, मैंने जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है ना, उनमें उनमें सबने बोला है कि ना केमिकल इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल अभी केमिकल इंजीनियर का किया था मैंने रिसेंटली, तो वो कह रहे हैं केमिकल ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, बस स्टोइशियोमेट्री तक इन्वॉल्व है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स और ये जो चेन वेन जो जाती थी वो सब कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये कि आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को कैसा सोचा था, जहन में इमेजिन कैसे किया था, और उसको आपने पाया कैसे कि उसमें केमिस्ट्री कितनी इन्वॉल्व है, मैथ्स कितनी इन्वॉल्व है, फिजिक्स कितनी इन्वॉल्व है, और आपको क्या चीज़ ऐसी लगी कि जो आपने सोची भी नहीं थी कि यार ये, सॉरी मैं केमिकल बोल रहा हूँ गलती से, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को आपने क्या चीज़ ऐसी लगी कि जो आपने सोचा नहीं था लेकिन उसमें पाया? ओके। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये स्टूडेंट का अगेन एक मिथ है या मिसकॉन्सेप्ट है कि जो है वो उसमें केमिस्ट्री नहीं आती, सो केमिस्ट्री में आपको ये बता देता हूँ कि केमिस्ट्री 20 to 30% आपकी केमिस्ट्री उसमें आ जाती है। अगेन चूंकि आप जब उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो वहाँ डिस्टिलेशन भी होती है आपकी, जो है वो अगेन रिफाइनरी का एक प्रोसेस होता है, क्रैकिंग भी हो रही है। सो हाई ऑक्टेन जब आप फ्यूल जो है अगेन ऑक्टेन करते हो तो उसमें ये डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। सो वहाँ पे आपकी केमिस्ट्री तो लाजमी आपकी इन्वॉल्व होनी है। सो 20 to 30% आपकी केमिस्ट्री है बाकी। और इंजीनियरिंग की तमाम फील्ड्स में मैथमेटिक्स इज़ अ बैकबोन। सो मैथमेटिक्स तो लाजमी आप जो है वो उसमें कवर करने ही है, और फिजिक्स भी है अगेन। बाकी जहाँ तक आपका सवाल था कि मतलब अगेन मैंने जो है वो ऐसा क्या चीज़ नहीं सोची हुई थी कि जो कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में मुझे जो है वो मिलने वाली है। सो मेरे लिए एक ड्रिलिंग जो था वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। ड्रिलिंग अगेन जो है वो हम कर रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक डेप्थ पे हमें ड्रिल करना है और फिर जाके हमें प्रोड्यूस करानी है वो ऑयल एंड गैस। सो ड्रिलिंग जो एक वो था, एक ऐसा सब्जेक्ट था वो मेरे लिए बिल्कुल एक नया था। और ड्रिलिंग 1 ड्रिलिंग 2 2 कोर्सेज होते हैं जो कि यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। सो ड्रिलिंग 1 बिल्कुल ऐसा मतलब मेरे लिए था कि जो कि मैं बिल्कुल समझ भी नहीं पा रहा था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बात ये है कि जब ड्रिलिंग 2 मैंने मतलब जब स्टार्ट ली, मतलब ड्रिलिंग 2 जब मैंने पढ़ी, वो भी एक थर्ड ईयर में, तो उसके बाद वो चीज़ें मुझे समझ में आना लगी कि हाँ, अब ये जो कोर्सेज हैं वो यानी लिंक करते हैं। आप ड्रिलिंग 1 पढ़ के आप ये मत सोचें कि नहीं अब मुझे जो है वो पेट्रोलियम की जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो समझ नहीं आ रहे, और नहीं अब तो मुझे जो है वो मतलब अगेन कुछ स्टूडेंट होते हैं सीओडी करा देते हैं। सो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आप थोड़ा टाइम लें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें और समझिए उनके बारे में, ज़रूर जो है वो आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। आप अगेन अपने जो है वो सीनियर्स से कांटेक्ट करें, जो कि आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं, आपके अलमनाई वगैरह। डेफिनेटली आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, क्योंकि आप ये सोच के जाते हैं कि आपने इंटर में फर्ज करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और वही फिजिक्स केमिस्ट्री आपको जो है ना मैकेनिकल, केमिकल या ऑटोमोटिव, जो है ना उन्हीं इंजीनियरिंग्स की वही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंजीनियरिंग अगेन जब आप इन हो रहे हैं तो आप बेटर है कि आप पहले उसको एक्सप्लोर करें। अब अगर आप आ गए हैं तो उसको टाइम दें। आप ऐसा नहीं है कि जल्दी आप डिसीजन अपना चेंज करें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक टाइम से आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। सो ये एक मेरी जो है वो अगेन स्टूडेंट्स जो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप टाइम लें, चीज़ों को समझें, और डेफिनेटली जब आप इन हो जाते हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट और डेवलप होना शुरू हो जाता है जब आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। अच्छा, आपने बोला 20 to 30% केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, या उसके अंदर स्टोइशियोमेट्री होती है, या उसके अंदर या सिर्फ प्रोसेसेस होते हैं? जैसा मैकेनिकल के अंदर भी प्रोसेसेस तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग बैठ के हाइड्रोकार्बन की चेन बना रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा, यहाँ पे वो लग जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। बस इतना होता है कि स्टोइशियोमेट्री चल रही होती है हमारी, और कुछ थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस होते हैं, उनकी वजह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में नहीं होता। तो एक तो ये कि केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और दूसरा ये कि ये भी बता दीजिएगा कि फिर ना कि कोर्सेस किस किस तरह से डिवाइड होते हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक। अच्छा, केमिस्ट्री जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया केमिस्ट्री का कि अगेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर जो है वो चेन्स के तरह के रिएक्शंस आते हैं। सो बेसिकली जो आपने इंटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी हुई होती है, जैसे आप बेंजीन्स के रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, आप अल्केन, अल्काइन और इस तरह के जो रिएक्शंस आपने पढ़े हुए होते हैं, सो इसी तरह की रिएक्शंस आपके पास जो है वो आते हैं। फाइनल ईयर में एक कोर्स आपके पास ऑफर होता है जो कि रिफाइनरी का होता है पेट्रोलियम में। सो वहाँ पे आपने वो एक चेन्स जो है ना मतलब उनको आपने समझना है, उनको जो है वो अगेन आपने सीखना है, और एक मतलब रिफाइनरी का प्रोसेस उसके बैक पे कैसे काम कर रहा है। सो वहाँ पे
पे वो चीज़ें आपको जो है वो मतलब सीखने को मिलेंगी। बाकी केमिकल रिएक्शंस का एज सच कोई भी वहाँ पे सीन नहीं है। केमिकल रिएक्शंस अगर आपके पास मे बी आ भी जाते हैं तो वो 2 to 3% आपके पास केमिकल रिएक्शंस आएंगे। बाकी ओवरऑल आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि चेन रिएक्शंस, बेंजीन, अल्केन, अल्काइन जो कि मेंशन किए मैंने, ये आपको मिलेंगे सीखने के लिए। और दूसरा आपका सवाल था कि मैं कोर्सेज को मतलब आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर में ये होता है कि स्टूडेंट्स को मतलब फंडामेंटल ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि बेसिकली जो आपका मतलब आपका क्रूड ऑयल है या एक पेट्रोल है वो कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देन आपके पास जियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। जियोलॉजी जो कि आप क्या करते हैं कि आपके पास जो रॉक सैंपल्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन से रॉक सैंपल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है वो ये हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। तो आप उसके बारे में जो अगेन पढ़ते हैं आप जियोलॉजी के अंदर। और देन आपके पास जो है वो थर्ड ईयर के अंदर जैसे मैंने आपको मेंशन किया, सॉरी सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास ड्रिलिंग 1 आपको ऑफर होता है। सो ड्रिलिंग 1 अगेन आपके पास ये जो है वो यानी प्रोड्यूस कराने या एक्सप्लोर करने का एक फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ से आपने क्या करना है, अर्थ को ड्रिल करना है, आपने वेल क्रिएट करना है। देन डेफिनेटली एक पाथ आप प्रोवाइड करेंगे टिल द सरफेस आपके पास हाइड्रोकार्बन आपको रिसीव होंगे। तो वहाँ पे आपके पास ड्रिलिंग 1 कोर्स आता है। देन आपके पास एक प्रोडक्शन का कोर्स आता है और उसके साथ साथ हम नेचुरल गैस इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं। बेसिकली नेचुरल गैस के अंदर यानी गैस की हम जो है वो कैसे प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑयल और गैस ये फिर दोनों डिफरेंट जो है ना इनके एक प्रोसेस होता है इनको रिफाइन करने का। सो आपके पास जहाँ आपके पास ऑयल पाया जाएगा वहाँ आपके पास गैस होगी। सो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है। सो यहाँ क्योंकि हाँ होता ये है कि बेसिकली आपके पास जो ऑयल है, ऑयल में आपके पास गैस डिजोल्व होती है क्योंकि अंडर द सरफेस आपके पास अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। समझें कि मैं अभी आपको मतलब यानी गेस करके मैं आपको बता दूं कि 4000 PSI 4000-3500 PSI बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे पास। सो वहाँ पर आपके पास क्या होता है क्योंकि अगेन गैस इज़ अ कंप्रेसिबल, सो आपके पास गैस जो है वो डिजोल्व हुई होती है आपके पास ऑयल के अंदर। तो जब आप उस ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं टिल द सरफेस वो गैस आपके पास प्रेशर रिड्यूस होता है, सरफेस पे आपका प्रेशर कम हो रहा है तो आपके पास वो गैस भी आप जो है वो क्या हो रही है अगेन सेपरेट हो जाती है ऑयल फेस से। तो उस गैस को आपने क्या करना है अगेन जो है वो नेचुरल गैस इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। वो अगेन उसकी फिर रिफाइनरी का एक प्रोसेस होता है और फिर आप जो है वो जब आप थर्ड ईयर में इन होते हैं तो आपके पास ड्रिलिंग 2 आपके पास सब्जेक्ट आता है। सो ड्रिलिंग 2 में अगेन आप जो है वो यानी आपने वेल तो क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद आप उस वेल के अंदर आपने केसिंग रन करनी है। केसिंग बेसिकली आपके पास हॉलो स्टील ट्यूब होती हैं वो आपने रन करनी है, फिर आपने ट्यूबिंग रन करनी है और किस प्रेशर पे आप उस जो है वो अगेन ऑयल को आप प्रोड्यूस कराएंगे टिल द सरफेस। तो ये आपके पास ड्रिलिंग 2 में आप जो है वो कवर करते हैं। और देन आपके पास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग खुद इसके अंदर एक तो ये कि एक तो आप ये कह रहे हैं ना प्रोसेसेस वगैरह, तो आप इसका इस तरह से मतलब डिफाइन करें ना कि उस सब्जेक्ट के अंदर होता किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल के हवाले से बताऊं तो उसके अंदर मेनली जो कोर्सेज होते हैं ना उसमें प्रोसेसेस इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, सिवाय 2-3 कोर्सेज होंगे। एक आपका क्या कहें मटीरियल्स का होता है, उसके अंदर थ्योरी चल रही होती है, और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें थोड़ी थ्योरी होती है, पावर प्लांट में थ्योरी है, मतलब 2-3 सब्जेक्ट में उसके अंदर थ्योरी होती है। बाकी सारे के सारे ना उसमें बस ये होते हैं 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और फिर न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल दे न्यूमेरिकल सही है। तो आपके उसके अंदर किस तरह से होता है कि प्रोसेस को समझाने के बाद क्या आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या वो प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है और कितनी ज़्यादा थ्योरी इन्वॉल्व होती है, कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं? अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने सवाल किया न्यूमेरिकल एंड थ्योरी का। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में तो आपके पास कोई न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ओवरऑल आपके पास थ्योरी ही है। क्योंकि पेट्रोलियम के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जब आप सेकंड ईयर में इन होते हैं तो आपके पास फिर 2 सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं, तो वो पूरा थ्योरी बेस है आपके पास। सो जिसमें आपके पास अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ऑयल एंड गैस आपका कैसे फॉर्म्ड हो रहा है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या इंजीनियरिंग है उसके पीछे, सो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। वो पूरा प्रोसेस बेस्ड है। आपकी जियोलॉजी अगेन आपकी रॉक्स की स्ट्रक्चर के बारे में, रॉक्स की टाइप्स के बारे में, रॉक्स की साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, जो कि अगेन उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके पास। जब आप सेकेंड ईयर में इन होते हैं तो जब आपके पास ड्रिलिंग आता है तो उसमें आपको जो है न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। और न्यूमेरिकल का जहाँ तक अगेन तो हाँ आपके
ओके, न्यूमेरिकल का जहाँ तक पोर्शन आता है वो भी सेकंड ईयर में जब ड्रिलिंग में, तो आपके पास समझिए कि 30% न्यूमेरिकल है, अगेन 70% आपके पास थ्योरी है। सो आगे आपने होता ये है कि न्यूमेरिकल सिंपल टाइप्स आपके पास होते हैं कि आप ऑयल की अगेन गैस की कंप्रेसिबिलिटी आप फाइंड कर लें, ठीक है, और आप गैस ऑयल की विस्कोसिटी फाइंड करें, ठीक है, और देन आपके पास जो है वो और भी हमारे पास जैसे हमें ऑयल का अगेन फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो रिजर्वायर कंडीशन पे है यानी बिलो द अर्थ, उस वक्त ऑयल का क्या वेट है, और हम उसको सरफेस पे लेके आ रहे हैं उस वक्त ऑयल का क्या वेट है। क्योंकि जैसे मैंने मेंशन किया कि आप सरफेस पे लेके जाएंगे तो आपकी गैस वहां से रिलीज हो जानी है, तो अब उसमें आपके पास जो चेंजिंग आई है, अब आप उसका जो है वो फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर आप फाइंड आउट करें। सो इस तरह की न्यूमेरिकल्स से आपका जो है वो अगेन सामना होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा ड्रिलिंग के अलावा कौन कौन से इसमें न्यूमेरिकल होते हैं? हाँ जी, ड्रिलिंग के बाद आपके पास जैसे प्रोडक्शन आपके पास आती है। प्रोडक्शन में आप जो है वो पढ़ते हैं कि अगेन जो है वो जैसे कि किस प्रेशर पे आपने जो है वो उस वेल को प्रोड्यूस करना है। क्योंकि होता ये वेल जो कि मैंने ऑयल वेल की बात कर रहा हूँ। ऑयल वेल ऑयल वेल नहीं, ऑयल वेल की बात कर रहा हूँ। सो ऑयल वेल को कितने प्रेशर से आपने प्रोड्यूस कराना है, उस प्रेशर्स को अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप क्या कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑयल प्रोड्यूस कराएंगे, सो जाहिर सी बात है आप वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज होना है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। सो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास वॉल्यूम प्रेशर के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, सो वो आपने अगेन इस तरह की न्यूमेरिकल से आपका जो है वो सामना पड़ेगा इसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगेन होता ये है कि आपके पास जब आप ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपके पास जब वेल से आते आते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं, सो वो सैंड के पार्टिकल्स आपके पास क्या करेंगे कि वो आते आते आपकी वेल जो पाइप्स हैं उनको चॉक कर देते हैं। सो हमें क्या करना होता है, सो हम क्या करते हैं कि फिर एक टाइम के बाद उसमें एसिड रन करते हैं। सो उस एसिड की अगेन कितना वॉल्यूम होना चाहिए, और वो एसिड आया वो कितना सक्सेसफुल रहेगा, उसको वॉश करके अगेन वो सैंड के पार्टिकल्स को रिमूव करके अगेन हमारे पास जो है वो ऑयल जो है जो वेल है वो प्रोड्यूस कर सके। सो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो इसमें आएंगे प्रोडक्शन में। इसके अलावा प्रोडक्शन के अलावा कोई नहीं? हाँ जी, रिजर्वायर आता है। रिजर्वायर एक अगेन जो कि सब फील्ड है पेट्रोलियम की, जो कि मैंने अभी मेंशन किया है कि आपके पास ड्रिलिंग आती है, फिर आपके पास प्रोडक्शन है, फिर आपके पास रिजर्वायर है। सो प्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग तो मैंने मेंशन कर ही दिया है। रिजर्वायर में आप क्या करते हैं, उसी वेल का पोटेंशियल चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो वेल है वो कितने ईयर्स तक प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर वो अब वेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो अब हमें उस वेल्स में क्या करना चाहिए, उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करें। तो बेसिकली फिर हम क्या करते हैं कि उस वेल के अंदर हम वाटर इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। वो वाटर बेसिकली क्या करता है कि ऑयल को पुश कर रहा होता है। सो अगेन हमने देखा हुआ है कि हमारे पास वाटर एंड ऑयल, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो लोअर होती है, लोअर देन द वाटर, तो ऑयल आपका बिल्कुल वाटर की सरफेस पे आपके पास बिल्कुल फ्लोट कर रहा होता है। सो आपका रिजर्वायर जो इंजीनियर होता है उसका काम ही यही है कि उसने क्या करना है, एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद जब उसका प्रेशर डिक्लाइन हो गया है, अब उस प्रेशर को मेंटेन कराना है ताकि वो प्रोड्यूस करता रहे एक अच्छे खासे जो है वो टाइम पीरियड तक। फिर आपने वाटर इंजेक्ट कराना है, और वाटर जब इंजेक्ट कराएंगे वाटर उसको पुश करता है ऑयल को, और आपका वो अगेन ऑयल जो है वो टिल द सरफेस आपके पास आ जाता है, और फिर सेपरेटर लगे होते हैं सरफेस पे, फिर आपका ऑयल एंड वाटर सेपरेट हो जाता है। सो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के न्यूमेरिकल से आपका जो है वो सामना पड़ना है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की रिजर्वायर फील्ड के अंदर, जो कि सब फील्ड है अगेन। इसके अलावा कोई इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होता? अभी तक फिलहाल यही है इसमें। वाह यार, मैं तो फिर 4 मारनी चाहिए इसमें। सही, क्योंकि हमारा तो सिर्फ न्यूमेरिकल से वास्ता पड़ता है, थ्योरी व्यूरी हमारी इतनी नहीं होती। सही, जबरदस्त। अच्छा, कोर्सेज आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। एक आपने बताया रिजर्वायर होता है, जी जी, दूसरा आपने क्या बताया था? ड्रिलिंग था, और प्रोडक्शन प्रोडक्शन। ये 3 मेन ब्रांचेस हैं इसकी। ब्रांचेस। सही है, तो यही आगे जाके सब डिवाइड वगैरह होती होंगी। बिल्कुल। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, इंटर्नशिप्स वगैरह आपने की होंगी, तो एक तो ये कि एनईडी में क्या प्रोसेस होता है इंटर्नशिप का, और सोर्स पे लगानी पड़ती है इंटर्नशिप या फिर एनईडी वाले खुद दे देते हैं, क्या तरीकाकार होता है, कहाँ पे लगती है इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो ज़रा? अच्छा, जहाँ तक एनईडी की अगर मैं बात करूँ तो एनईडी के साथ अगेन कुछ कंपनीज होती हैं जो कि एमओयू साइन कर रही होती हैं डायरेक्ट। तो उसमें फिर ये होता है कि वो सबको तो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगेन एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जाके इंटर्नशिप करें। जिनमें 5 से 8 स्टूडेंट टॉप जो होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जाके इंटर्नशिप करते हैं।
बाकी मेरी जहाँ तक इंटर्नशिप मैंने करी है वो स्प्रिंट ऑयल एंड गैस सर्विसेज में करी हुई है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। 1 मंथ की इंटर्नशिप मैंने करी है। उसमें बेसिकली अगेन वो जो सर्विसेज कंपनीज होती हैं, ये आपके पास टूल प्रोवाइड कर रही होती है, मशीनरीज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो कंपनीज एक्सप्लोर और प्रोड्यूस कराती हैं। सो एनईडी में अगेन अगर आपने ये सोचा हुआ है कि हमें एनईडी से ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, तो आपने अपनी सीजीपीए मेंटेन रखना है। 3.5 तो आप मेंटेन रखें ही, ताकि आप उन 5 स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाएं, ताकि आपको जो है वो अगेन एनईडी खुद ही जो है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर दे। और हर साल वो होता है कि एक मैं आपको मेंशन कर देता हूँ अगेन, जो स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए। सो एक स्प्रिंट ऑयल एंड गैस सर्विसेज है, जो कि एनईडी के साथ पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से उन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है, और दूसरी यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान है, और एक शिलमबर्जर है एसएलवी। सो ये सर्विस कंपनीज हैं जिन्होंने एमओयू साइन किया हुआ है एनईडी के साथ। सो वो जो है वो हर साल यानी टॉप 5 स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो आएँ और इंटर्नशिप करें। टॉप 5? जी हाँ, बिल्कुल टॉप 5। टॉप 5 के अलावा कोई नहीं? और बाकी स्टूडेंट ये हैं कि अगेन ज़्यादातर के कुछ जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं इसमें पेट्रोलियम फील्ड में, उनके सोर्सेज होते हैं, या तो उनके कोई ब्रदर पहले से वहाँ काम कर रहे होते हैं, वालिद साहब या चचा वगैरह। तो इस तरह से वो फिर अगेन खुद ही जो है वो रीच आउट कर रहे होते हैं, या फिर उनके अगेन नेटवर्किंग इतनी अच्छी होती है कि वो रीच आउट कर लेते हैं। बाकी ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इन कंपनीज़ में पेट्रोलियम की अपनी कोर कंपनीज़ में अगर उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं हो रही, तो अगर आपने जस्ट फॉर्मेलिटी इंटर्नशिप की फुलफ़िल करनी है, तो आप पीसीएसआईआर तो आपको मिलनी ही है, जो कि अगेन जो है वो फ्यूल रिसर्च सेंटर में जाके आप इंटर्नशिप करेंगे, और वो अगेन एक केमिकल जो है वो इंजीनियर के लिए बेस्ट है। बाकी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए तो ये इंटर्नशिप मेरे ख्याल से तो किसी काम की नहीं है। तो वहाँ तो चलें आपको मिल ही जाता है, ताकि आपकी डिग्री की एक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाए 8 हफ्ते की। जबरदस्त। तो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं ना कि आप क्या उसमें कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया, और आपने 8 हफ्ते की इंटर्नशिप वहीं पे की थी? मैंने 4 हफ्ते की करी। 4 हफ्ते की थी। तो 4 हफ्ते आपका कैसा रहा, और बाकी 4 हफ्ते आपने क्या किया? स्प्रिंट में मैंने 4 हफ्ते जो इंटर्नशिप करी, उसमें मैंने अगेन डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करी, जो कि जाहिर सी बात है मैंने उस वक्त एट द टाइम ऑफ 3rd ईयर तो मैंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी। 5th सेमेस्टर में मुझे ये ऑफ़र हुई थी। हाँ, 6th सेमेस्टर में तब जाके मैंने और अपनी फील्ड को जो है वो मतलब मैंने एक्सप्लोर किया, वही चीज़ जो कि मैंने इंटर्नशिप में करी हुई, फिर जाके मैं उसकी थ्योरी पढ़ रहा था। तो ये मेरे लिए काफ़ी एडवांटेज था, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले मैं करके आया हुआ था और बाद में मुझे थ्योरी पढ़ने मिल गई, तो वो एक और अच्छा जो है वो एक मेरे कॉन्सेप्ट्स बन गए। सो उसमें क्योंकि स्प्रिंट जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि मतलब कॉइल ट्यूबिंग की जो है वो जॉब परफॉर्म कर रही होती है, स्टिमुलेशन की जो है वो यानी जॉब मतलब प्रोवाइड कर रही होती है जो क्लाइंट्स हैं उनको। तो इसमें अगेन आपके पास होता ये है कि जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर वेल आपका चॉक हो गया है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वो एसिड पंप कराएंगे और उस एसिड के थ्रू उस सैंड के पार्टिकल्स को रिमूव कराने। तो इस तरह की चीज़ें, और प्लस में आपके पास मुझे सीखने को मिली एचएससी की अगेन जो कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, उस तरह के सेशंस जो है वो मैंने अटेंड किए। और अगेन सीमेंट स्लरीज पे कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि अगेन सीमेंट भी इस पेट्रोलियम की जो है वो पेट्रोलियम फील्ड के अंदर सीमेंट से भी आपका ताल्लुक पड़ेगा। आप स्टील के पाइप रन कर रहे हैं, उन स्टील के पाइप को आपने मजबूती प्रोवाइड करनी है, तो आपने सीमेंट जो है वो अगेन जो है वो प्लेस करना है। तो वहाँ पे सीमेंट पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सीमेंट की डेंसिटी, सीमेंट का थिकनिंग टाइम, सेटलिंग टाइम, तो इस तरह की चीज़ें। और ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। और जो है वो जैसे मैंने मेंशन किया, तो बाद में थ्योरी पढ़ी, तो वो एक सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। थ्योरी आपने बाद में पढ़ी? सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके इंटर्नशिप माशाल्लाह से बेहतरीन रही। तो आपने बताया कि 4 हफ्ते की इंटर्नशिप वहाँ पे की, बाकी 4 हफ्ते आपने कहा कि 4 हफ्ते अभी फिलहाल मैंने जो है वो नहीं किए, 4 हफ्ते ही मैंने करी हुई है। अगेन जो कि एक रिक्वायरमेंट, तो अब से पीएसी की रिक्वायरमेंट 8 वीक्स की हुई है, उससे पहले 4 वीक्स की थी। सो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ स्टिल, जो है वो अगेन कन्वोकेशन तो एनईडी का 15 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है। सो इंशाल्लाह जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में मुझे वो ऑफर हो जाएगी। मैंने पीपीएल को रीच आउट किया हुआ है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सो वहाँ अगेन मेरे चांसेस हैं कि मैं वो 4 वीक्स की जो इंटर्नशिप है मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। अच्छा, आपने ये बताया था, शायद पता नहीं कैमरे में बताया नहीं, कि आपकी इंस्पिरेशन जो थी वो बेसिकली आपके घर के मतलब यानी कि चंद कदम के फासले पे रिफाइनरी है गालिबन ना, तो वो आपकी मेन इंस्पिरेशन थी। ये सारी चीज़ें हुई, तो आपको मतलब कैसा लगा पेट्रोलियम में आके,
और दूसरा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आपकी जो शॉकिंग बात जो लगी वो ये कि कैमरे में आपने नहीं बताया, वो ये कि ये सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच है। वो खैर कोई बंदा अगर जिसको सिविल इंजीनियरिंग पता हो ना वो तो गैस कर लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें चल रही हैं वो जियोलॉजी की चल रही हैं और ज़मीन के हवाले से चल रही हैं, तो वो तो ऑब्वियसली सिविल के अंदर लाई करता है। वरना मैं जो इसको ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो कर रहा था मैकेनिकल से रिलेटेड कर रहा था या केमिकल से कर रहा था, लेकिन आपने बताया क्या वो है। तो अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बल्कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से पहले कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हैं और उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और फिर उसके बाद अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जहाँ तक आपका सवाल है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का, तो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम अगेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल प्रॉब्लम से बिल्कुल हट के होती है। सो कि स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगेन जो है वो सोचना पड़ता है कि यार जो है वो नॉलेज जो कि मैंने अगेन बैक जो टाइम में मैंने अगेन गेन की हुई है उसी को अप्लाई करके उस कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इसमें अगेन इस तरह के आते हैं कि आपके पास एक वेल है, आपके पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेल है, उसमें आपने जो है वो जो स्टील के पाइप हैं वो आपने कैसे रन करने हैं, क्योंकि एक हमारे पास दो तरह के वेल होते हैं, उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर आपके पास वेल्व होता है, और एक होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेल्व। नॉर्मल में तो आप इजीली जो स्टील के पाइप हैं वो तो आप रन कर ही लेते हैं। जब आपके पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो आपके पास वेल्व आते हैं वो आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं। सो आपने उनको डील करना है। सो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं, और जाहिर सी अगेन आपने जो है वो कैलकुलेशन बैक पे करके आपने वो जो नॉलेज जो सीखी हुई है उसको अप्लाई करके आपने उसको कैसे जो है वो मतलब उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेल्व को डील करके आपने वो कैसिंग रन करनी है। सो इस तरह के आपके पास कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है एक वेल टेस्टिंग से रिलेटेड। अब आपने क्या किया कि मतलब आपने प्रोड्यूस करवा रहे हैं आप, अब उस जो है वो वेल को आपने टेस्ट करना है कि हमारे पास उस ऑयल की एपीआई ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, और उसकी डेंसिटी क्या है। और सिमिलरली हमारे पास एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम, जी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी, बेसिकली ये एक रेशो होता है आपके पास दो फ्लूइड्स का। जैसे कि मैं ये कह दूं कि आपके पास ऑयल की डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपके पास एपीआई ग्रेविटी होता है। तो अगेन आपने क्या करना है, एपीआई स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं आप, इन टर्म्स आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन हम जो है वो मतलब पेट्रोलियम में उसको एपीआई ग्रेविटी कह रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो ये आपने क्या करना है, वेल को टेस्ट करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आपके पास वेल में कौन सी चेंजिंग आई है, तो फिर आपने क्या करना है कि वही आपकी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपने क्या करना है कि जो जो टेस्ट मैंने मेंशन किए, ड्रॉ डाउन टेस्ट और बिल्डअप टेस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ड्रॉ डाउन टेस्ट और बिल्डअप टेस्ट, आप वेल की परमिएबिलिटी चेक करेंगे। परमिएबिलिटी के आपके पास जो ऑयल है वो कितना इजीली फ्लो करके जा रहा है, क्योंकि अगेन चलें ऑयल तो हमारे पास मौजूद है उस रॉक के अंदर, क्या उस ऑयल को पैसेज मिल रहा है फ्लो करने के लिए। तो इस तरह के जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं, वो डेफिनेटली आपको लैब में टेस्ट करा दिए जाएंगे और आपको डेटा भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और फिर आपने अपनी जी हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में ये डेटा आपको दिया जाता है, क्योंकि अगेन ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जाहिर सी बात है आप कोई भी डेटा अज्यूम खुद से नहीं कर सकते। तो आपको वो डेटा तो मिल ही जाता है, तो आपने वो जो है वो उसमें अपनी नॉलेज अगेन अप्लाई करनी है और जो है वो इस कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और बाकी आपने मुझसे सवाल किया कि एफवाईपी का। सो अगेन एफवाईपी भी जैसे मैंने मेंशन किया कि इंटर्नशिप के बारे में, इंटर्नशिप में भी जो कंपनीज हैं, मैंने मेंशन किया था कि कुछ कंपनीज जो कि आती हैं एमओयू साइन के लिए अगेन इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, वही कंपनी अगेन एफवाईपी भी कराती हैं आपको, ठीक है। सो जैसे मतलब आपके पास वो 3-4 कंपनीज आएंगी, इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, आपने अपना जो है वो जो भी आपका टाइटल है जो आपने प्रोजेक्ट सोच के रखा हुआ है उस पर आपसे पहले प्रेजेंटेशन लेंगी, आपसे सवालात करेंगी, और उसके बाद फिर अगर उनको समझ आता है आपका जो भी टाइटल है तो वो आपको जो है उसी टाइटल पे आपको वो प्रोजेक्ट करवा देंगे। हाँ, अगर आप में पोटेंशियल्स हैं, आपकी अगेन जो है वो एक अच्छी नॉलेज है, समझ लेंगे कि वो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है और आपका टॉपिक अच्छा नहीं है, तो वो खुद से टॉपिक असाइन कर देते हैं। तो ये होता है, क्योंकि अगेन इंजीनियरिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और
हमें वो तो नहीं पता होता, डेली बेसिस पे जो है वो इंडस्ट्री में नई प्रॉब्लम्स आती है, तो उनका फोकस तो यही होता है कि जो हॉटेस्ट प्रॉब्लम है उन पे ही जो है वो अगेन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो जाए तो एक बेहतरीन तरीक़ेकार है और अच्छा है, अगेन स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा। सो वो भी अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि वो सीजीपीए बेसिस पे होता है। सो सबको जो है वो कंपनीज अगेन वो एफआईपी प्रोवाइड नहीं कर रही होती। टोटल हमारे बैच में 6 ग्रुप थे, जिनमें 3 ग्रुप्स ऐसे थे जिन्होंने अगेन जो एनईडी की कंपनीज जो आती हैं उनके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। बाकी जो 3 ग्रुप्स ऐसे थे उन्होंने खुद से रीच आउट किया था, खुद से अगेन उनकी नेटवर्किंग थी, उनके सोर्सेज थे, उन्होंने रीच आउट करके उनके साथ जो है वो जब आपके पास इंडस्ट्री के साथ होगा तो जाहिर सी बात है आपको एक इंडस्ट्री को में विजिट करने का भी आपको एक जो है वो एक चांस मिलता है और इंडस्ट्री के साथ आपकी नेटवर्किंग भी बन सकती है। बाकी मैं ये मेंशन नहीं कर सकता कि 100% आपको वो जॉब दे देंगे, आपको सीखने को मिल जाएगा, आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी। इन केस अगर आप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो कैपेबल हैं और समझ आता है आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, तो वो आपको फिर जब उनकी ओपनिंग होती है तो फिर आपको वो रीच आउट करेंगे और अगेन फिर जो है वो आपको जो है यानी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। सो ये एक एडवांटेज होता है। सही हो गया, एफआईपीज हो गया हमारे। अच्छा ये बताएं कि पेट्रोलियम इंजीनियर जब वो पास आउट होता है तो किस किस टाइप की उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एनईडी उनको ऑफर करता है या नहीं करता, और दूसरा ये कि किस किस, हाँ बस ये सवाल किया ना, किस किस टाइप की उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो कोई डिज़ाइन इंजीनियरिंग में चले आता है, कोई पेट्रोलियम में भी चले आते हैं कुछ लोग जो हैं वो एनर्जी साइड में एचवैक की साइड पे चले आते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसमें कोई एक फील्ड नहीं है। कुछ लोग टेक्सटाइल में चले आते हैं, कुछ लोग इधर चले आते हैं, कुछ लोग उधर चले आते हैं। तो पेट्रोलियम वाले के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकते अच्छा, जहाँ तक जॉब की बात है तो जॉब हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स है ना, 3 डोमेन्स, जैसे आपके पास अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम। जी, अप स्ट्रीम आपके पास जो एक्सप्लोर और प्रोड्यूस कराएंगी कंपनी, जिसमें आपके पास पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड आता है, ओजीडीसीएल आता है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी आती है, ठीक है। तो ये आपके पास अप स्ट्रीम में आती है, तो यहाँ पे आपके पास जॉब के चांसेस बनते हैं और डेफिनेटली ये हर साल तो जो है वो मतलब आपको जॉब ऑफर तो नहीं कर रही होती, इनकी ओपनिंग होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, 2 साल बाद जो है वो पीपीएल जो है वो हायरिंग कर रहा होता है और इसी तरह से ओजीडीसीएल भी 2 साल बाद ही कर रहा होता है। तो वहाँ अगेन आपने जो है वो अगर आपके टेन्योर में वो ओपनिंग हो जाती है तो आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, और अगर ऐसा है कि आपको वेट करना पड़ रहा है 1 साल, तब भी ये है कि आपके पास चांसेस हैं, आपको ज़रूर जो है वो जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जो है वो हार मान जाएं, आपकी जॉब नहीं आपको लग रही। तो टाइम होता है, एक आपको 6 महीने भी लग जाते हैं स्टूडेंट को, किसी को विद इन 2 मंथ जॉब मिल जाती है। सो ये एक सीन है। बाकी जहाँ तक आपके पास मिड स्ट्रीम है, मिड स्ट्रीम में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज की बात करी मैंने, जिनमें आपके पास पीएसओ, शेल आता है और टोटल आता है आपके पास। ये कंपनीज अगेन इनमें भी आपके चांसेस होते हैं पेट्रोलियम इंजीनियर के कि वो भी जो है वो इन कंपनीज में जो है वो जॉब कर सकता है। बाकी डाउन स्ट्रीम में आपके पास रिफाइनरीज, पाकिस्तान नेशनल रिफाइनरी, और उसके बाद आपके पास एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, और उसके बाद आपके पास पार्को है। ये आपके पास रिफाइनरीज हैं, इनमें भी आपके पास चांसेस आपके बनते हैं। जैसे कि आप अगर फाइनल ईयर में जब आएंगे तो वहाँ पे आपके पास 1-2 कोर्सेज आपको मिलेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे जो कि मिड स्ट्रीम से रिलेटेड, जो कि रिफाइनरीज से रिलेटेड। तो क्योंकि अगेन 42 कोर्सेज आपको इंजीनियरिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं, जब आप अगेन अच्छा पढ़ लेते हैं तो कभी कभार ये होता है कि एक कोर्स की वजह से स्टूडेंट की जॉब लग जाती है, अगर आपने उसको बहुत अच्छा पढ़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया, अब आप उसको किस तरह से लेके जा रहे हैं और उसमें कितना अपने आप को जो है वो तैयार कर रहे हैं आप। तो ये है, और आपका जो है वो इसके अलावा ज़बरदस्त, आपने माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। अच्छा, जॉब के हवाले से एक जो उन्होंने बात बताई थी वो ये भी थी कि ना उसके अंदर सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो है वो सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि सोर्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतलब ये इन इंडस्ट्रीज़ को ना रीच आउट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो अगर आपके ऑलरेडी कोई वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं या आप अपने एलुमनाई को रीच आउट करें, लिंक्डइन में नेटवर्किंग करें, सारी चीज़ें करें, तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस आसान हो जाते हैं। वरना आपकी सीवी एक हज़ारों सीवी में से एक पड़ी हुई सीवी होगी अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं है। सही। अच्छा, हमारे पास वक्त का इख्तिताम हो गया, मतलब ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह से दिया, सब चीज़ें बताई। तो एंड में आप क्या जो अभी आने वाले हैं जो कि पेट्रोलियम में आपके मतलब क्या कहेंगे, आप तो पास आउट हो गए माशाल्लाह, अभी जो जूनियर्स जो आएंगे उनको आप क्या पैगाम वगैरह देंगे? मेरा अगेन यही मैसेज होगा कि जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में आ रहे हैं
सो पहले तो अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भी डेवलप होता है तो आप फील्ड को थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। आप जो है वो उसको एक्सप्लोर करें कि इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ आप पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को भी डेफ़िनेटली आप देख लें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो विदिन मतलब फर्स्ट ईयर में ही आप हार मान जाएँ। सो ये एक ऐसी फील्ड है कि आपको थोड़ा मतलब अगेन जो है वो जॉब के हवाले से टफ टाइम तो दे सकती है, जैसे कि अभी मेंशन किया आपने खुद, नेटवर्किंग आपकी हो, आपके पीछे जो है वो या तो मतलब कोई ना कोई आपकी फैमिली में से उस फील्ड में बैठा हुआ हो, 6 महीने साल लग जाता है आपको जॉब सिक्योर करने में। सो ये तमाम चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर होके आएँ। चीज़ें जो है वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो है वो ये फील्ड इतनी टफ नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आके जो है वो मतलब चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स बन जाएँगी। बहुत आसान फील्ड है और इंटरेस्टिंग फील्ड है। चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी खासी आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपने बोरिंग देखी हुई है, जैसे आप ड्रिल करते हैं, एक सिंपल आप जो है वो पानी जो है वो मतलब का वेल ड्रिल करते हैं, सिंपल सिमिलर आपका जो है ना ये आपकी पेट्रोलियम की फील्ड है। इसी तरह से आप जो है वो एक वेल ड्रिल करते हैं, उसमें आप पाइप्स रन करते हैं और जो है वो ऑयल आप प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जस्ट मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप इसी से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि बोरिंग और ड्रिलिंग में जो है वो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सो एक्सप्लोर करें चीज़ों को, समझें और जो है वो डेफ़िनेटली इस फ़ील्ड में अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। इसकी सबसे जो मेन बात ये है कि हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये। चूँकि अदर इंजीनियरिंग की जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, उससे ज़्यादा ही इसको आपको ना इसमें आपको पे मिलेगी। सो स्टार्टिंग अगर मैं आपको मेंशन कर दूँ कि अगर आप एज़ अ ट्रेनी इंजीनियर जहाँ पे भी आप जो है वो सेलेक्ट हो रहे, तो वहाँ पे आपको समझें कि 120 जो है वो आपको इनिशियल जो है वो आपको इसकी पे होती है इनिशियली, क्योंकि आप फ्रेश हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब अगर आप 2 इयर्स लगा लेते हैं, तो समझें कि आपके पास 6-7 लाख तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो और बाकी आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएँगे और जो है वो आपके और भी ज़्यादा बहुत सारे जो है वो इसके एडवांटेजेस होते हैं। सो आपको सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप सर्विस कंपनीज़ में जा रहे हैं, तो आपको एक इंटरनेशनली आपको एक्सपोज़र मिलता है। आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, जैसे कि आपके पास मिडल ईस्ट में आपको चांसेस होते हैं कि आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ घूमें, वहाँ काम करें। सो ये भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। सो आएँ, फील्ड एक्सप्लोर करें और जो है वो बिल्कुल अगर इंटरेस्ट आपका है, तो श्योर। चलिए, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने टाइम दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। आपसे तो मिलते ही रहेंगे इंशाल्लाह पॉडकास्ट में नए से नए। और बाकी ये कि आप बताएं, कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा। कोई सवालात इनसे पूछने हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इनसे इंशाल्लाह पूछ के आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी लिंक्डइन वगैरह आपकी बनी हुई है ना, तो वो इनका उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो ज़रूर इनसे कनेक्ट है, इनसे पूछे चीज़ें वगैरह। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम।